हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुब्रतो। तो आज हम रिपोर्टेड ऑफ लेडी का समरी करने वाले हैं। तो ये समरी करने से पहले आप ज़रूर इसका फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये समरी है तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा ना। समरी मतलब एक डेढ़ पेज में अगर ख़त्म हो जाए तो वही अच्छा है, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर होगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय इंडियन राइटर खुशवंत सिंह। और ये जो स्टोरी है वो एक इंडियन राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द राइटर डिस्क्राइब्स हिज रिलेशन विद हिज ग्रैंड मदर इन दिस स्टोरी। तो राइटर पूरा स्टोरी में ये डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ कि उनका ग्रैंड मदर और उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है। ही डिस्क्राइब हर एज शॉर्ट फैट एंड अ लिटिल स्टोव। अब वो आगे डिस्क्राइब करते हैं कि वो उसका ग्रैंड मदर कैसे दिखती है, मतलब उनका फिजिकल के बारे में बताती है। वो शॉर्ट थी, मतलब हाइट थोड़ा उनका कम था। फैट थी, मतलब मोटी थी। एंड अ लिटिल स्टूप। देखो, लिटिल स्टूप, स्टूप का मतलब जान लो। और यहाँ जो हार्ड वर्ड्स होगा, जो लगेगा कि नया है, वो मैं बता दूंगा। आप अपने लैंग्वेज में कहीं भी साइड में अपना कॉपी किताब के साइड में लिख लो। उससे होगा यूँ कि एग्ज़ाम जब आएगा तब आपको पता रहेगा इसका मतलब, और आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे। और एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स भी मिलेगा। इंग्लिश में खास करके इन वर्ड्स का ही मार्क्स दिया जाता है। देखा जाता है आप कितना नया वर्ड्स लिख पाते हो, समझे। अब ऐसा नहीं कि ऐसा अब आप खुद से गूगल से सर्च मार रहे हो भाई इसका और क्या क्या मतलब होता है। देखो, एनसीईआरटी में जितना लिखा उतना ही लिखो। ऐसा मत लिख दो जो एग्जामिनर को पता ही ना हो। ठीक है। लिटिल स्टूप्ड का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ। लिटिल स्टूप्ड मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे बोलते नहीं है यहाँ कूब है, मतलब जो एज होने के बाद बहुत जन देखना झुक के चलते हैं थोड़ा सा, वही लिटिल स्टूप्ड मतलब थोड़ा सा झुकी हुई थी वो। ठीक है। ही टेल्स दैट शी ऑलवेज यूज टू चैंट साइलेंट प्रेयर। चैंट साइलेंट प्रेयर का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे, मतलब साइलेंटली, सिर्फ लिप्स का इस्तेमाल करके एक ही प्रे को बार बार रिपीट करते रहती थी। चैंट का मतलब यही होता है कि ये रिपीट करना है एक ही चीज़ को। ठीक है। तो प्रे का मतलब होता है वो जो प्रेयर्स होता है ना, वही। जैसे यहाँ बहुत सारा रिलीजियस मंत्राज आते हैं, जो देखना एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं 108 बार, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो आगे ये बताते हैं फ्रॉम ब्रेड्स ऑफ रोजरी। और उनके पास एक ब्रेड्स ऑफ रोजरी का मतलब होता है माला, रिलीजियस माला जो हाथ में पकड़ते हैं। 108 होता है तो उसको घुमाते हुए रहते हैं और साथ में मंत्र जाप करते रहते हैं। इसमें वही बोल रहे हैं कि सी ऑलवेज यूज टू चैंट। ही टेल्स दैट सी ऑलवेज यूज टू चैंट साइलेंट प्रेयर। अब ये बताना चाह रहे हैं चैंट साइलेंट प्रेयर का मतलब। चैंट मतलब होता है कि एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहना। अब देखिएगा बहुत सारा मंत्राज होते हैं ये हिंदूज में, जो एक ही मंत्रा को बार बार रिपीट करते रहते हैं। वही इसमें बताया जा रहा है कि साइलेंट प्रेयर्स बस अपना लिप्स का इस्तेमाल करके एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाते हैं, कुछ प्रेज करते रहते हैं वो। फ्रॉम ब्रेड ऑफ रोजरी। अब ब्रेड ऑफ रोजरी का मतलब होता है एक माला। देखे होंगे अगर आप कोई रिलीजियस वुमेन को देखे होंगे इससे पहले कभी, या ओल्ड वुमेन को, अगर आपके घर में अगर आपकी दादी होगी तो उसको लेके जाप करते रहती होगी। 108 उसमें होते हैं। वही इसमें बताया जा रहा है शी ऑलवेज यूज टू चैंट साइलेंट प्रेयर फ्रॉम ब्रेड ऑफ रोजरी। ठीक है। विच कंक्लूड दैट शी वॉज अ रिलीजियस लेडी। इससे हमें ये पता चलता है, हमें क्या, वो खुद, विच कंक्लूड दैट शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, वो एक रिलीजियस लेडी थी। ठीक है। तो आगे ठीक है। The writer further states that when he was a kid, it was hard for him to believe that his grandmother was once a beautiful lady. राइटर आगे लिखते हैं, मतलब बताते हैं कि वो जब छोटे से बच्चे थे तब उनके लिए ये बिलीव करना हार्ड था कि उनका दादी कभी एक ब्यूटीफुल लेडी भी हुई होगी। मतलब समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी वो। उस ये छोटे से राइटर के लिए, जब वो छोटे थे तब उनके लिए बिलीव करना मुश्किल था कि उनका दादी कभी जवान भी रही होगी। ठीक है। ही वॉज स्टेइंग विथ हिज ग्रैंड मदर इन अ विलेज एज हिज पेरेंट्स वेंट टू लिव इन दिस सिटी। वो अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे और उनका जो पेरेंट्स था वो सिटी में चल गए थे रहने के लिए। ठीक है। ये एक्सप्लेन्स दी बॉन्ड शेयर बाय हिम एंड हिज ग्रैंड मदर। अब वो बताएंगे
कि उनका और ग्रैंड मदर के बीच में क्या रिलेशन था। हिज ग्रैंड मदर यूज टू हेल्प हिम टू इन गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, प्रिपेयर मील फॉर हिम। उनका ग्रैंड मदर उनको स्कूल रेडी होने में हेल्प करते थे और साथ ही साथ उनका जो सुबह का नाश्ता था या फिर खाना वही तैयार करके देती थी। ठीक है। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा है कि ये समरी है तो मैंने आगे नहीं लिखा है, बीच में जिक्र नहीं किया कि अब फिर उनका पेरेंट्स उन्हें शहर बुला लेते हैं और बहुत कुछ होता है। उसके लिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना होगा जो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। वैन अब वो ऑथर आगे बता रहे हैं। ठीक है। वैन दी ऑथर गॉट इनरोल्ड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी। ठीक है। तो अब जब ऑथर शहर चल जाते हैं उसके बाद वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनरोल होते हैं, जिससे उनका ग्रैंड मदर हैप्पी नहीं थी, मतलब खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ जाए, एज ही वॉज नॉट टॉट अबाउट स्पिरिचुअल देयर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दिया जाता है। वहाँ रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ाई जाती है और संस्कृत भी आज का मतलब बहुत जगह पे पढ़ाया जाता है और बहुत जगह नहीं भी जाता है। तो वही इसीलिए उसका दादी खुश नहीं थी उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने से। ठीक है। दिस बॉट अबाउट अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप। यहीं पे उनका और उनका दादी के बीच में जो रिलेशनशिप है वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक है। आफ्टर द स्कूल द राइटर वेंट टू स्टडी अब्रॉड। अब स्कूल जब ख़त्म हो जाता है तो अब राइटर मतलब देश के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ग्रैंड मदर फील अलोन बट शी एक्सेप्टेड। अब क्योंकि वो अब बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ग्रैंड मदर को अकेलापन सा लगता था। अब ऑथर जब घर में रहते थे, वो जब ये घर में रहते थे अपनी दादी से बातें किया करते थे, तो उनका दादी को अलोन कब से फील तो नहीं होता था। अब उनका दादी अकेले रहने लगी क्योंकि उनका पेरेंट्स के पास टाइम नहीं हुआ करता था उनका पेरेंट्स दादी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब जब कोई एज हो जाता है ना तो उनके लिए उनका जो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं उनके लिए वही फ्रेंड्स होते हैं। इस चैप्टर में भी वही बताया गया है, फुल एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिएगा। ठीक है। फेल्ट एन ऑन बट सी एक्सेप्टेड। ठीक है। वो मान लेती है हाँ भाई पढ़ने गया है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। सी स्पेंड 30 days बाई फीडिंग स्पैरोज एंड चैंटिंग प्रेयर्स। अब वो अपना जो दिन को गुजारती थी वो चिड़ियों को, स्पैरोज को खाना खिलाकर और मंत्र जाप कर कर। ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। दिख रहा है क्या पूरा? अब तो दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, पकड़ रहा होगा। ठीक है। When the writer returned from abroad after 5 years, अब राइटर अपना 5 साल की पढ़ाई पूरा करके वापस आते हैं और he was welcomed by his grandmother on station which made him feel happy। ठीक है। अब जब ग्रैंड मदर वापस, अरे ग्रैंड मदर वापस नहीं, मतलब खुशवंत सिंह जब 5 साल की पढ़ाई करके वापस आते हैं तो उन्हें उनका ग्रैंड मदर वेलकम करती है स्टेशन पे, जिसको देखकर राइटर को बहुत खुशी होती है। ठीक है। अब होगी भी क्यों नहीं, जाने से पहले राइटर को लगता है कि अब मैं 5 साल का पढ़ाई करके वापस आते आते दादी रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब ऐसे ही फील हो रहा था कि शायद वो नहीं रहेगी मेरे 5 साल की पढ़ाई वापस करके आने के बाद यही वो फील हो रहा था उन्हें। तो अब फुल एक्सप्लेनेशन तो आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा यार। अब आप डायरेक्ट अगर समरी देखने आओगे तो आपको समरी में तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा ना। ठीक है। मेरा टारगेट रहेगा कि 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है। ग्रैंड मदर फील्स इल, सी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर। अब कुछ दिन बाद ग्रैंड मदर बीमार हो जाती है और उन्हें लगता है कि उनका अंतिम समय आ चुका है। ठीक है। शी कंटिन्यू टू मुर्मुस द साइलेंट प्रेयर एंड फाइनली असेंडेड टू द हेवन। अब वो मुर्मुस मतलब वही लिप्स, मतलब बोल रही है लेकिन नहीं बोल रही है, मतलब बोल रही है लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने लिप्स के जरिए कुछ बोल रही है। अब वो क्या बोल रही है यार? प्रेयर्स।
वो एकदम धीरे धीरे प्रेयर्स बोल रही है और फाइनली वो हेवन में, समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता हूँ, वो चल जाती है। ठीक है। थस दिस स्टोरी थ्रोज लाइट ऑन द नीड ऑफ कंपेनियनशिप फेल्ट बाय आवर एल्डर्स। अब इस स्टोरी से हमको ये पता चलता है कि जो एल्डर्स होते हैं उनको भी किसी का सहारा का ज़रूरत होता है, तो किन्हीं वो भी अकेलापन महसूस करती है, उन्हें भी किसी का ना किसी का ज़रूरत होता है। इट ऑल्सो shows how love and emotion is experienced by human being as well as by animals and birds too। इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि हम अपना प्यार और इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग से ही नहीं, जानवरों से भी और बर्ड्स से भी। ठीक है। क्योंकि जब उनकी दादी अकेला पड़ जाती है, तब उनका टाइम स्पेंड करने के लिए वो इन्हीं बर्ड्स को फीड करवाती थी, बर्ड्स के साथ खेलती थी, बर्ड्स भी उनका सर में तो कभी कंधों में आके बैठ जाते थे। तो ये अब आपको समरी में तो हम नहीं बता सकते ना, काहे कि समरी में आपको अगर हम अब पूरा बुक पढ़ाने लग गए तो समरी किस चीज़ का हो गया भाई। ठीक है गाइज, बाय। मेरा टाइम अप हो गया है। और हाँ, आप भी जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।